बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 26 का तीसरा लेक्चर डिस्कस करना है और टाइटल हमारा है इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस इन इकोसिस्टम। कि अगर कोई भी इकोसिस्टम, ख़ास तौर पे हम यहाँ इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, कि इक्वेटिक इकोसिस्टम में बाज़ दफ़ा बहुत सारी ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अब ये ख़राबी क्यों आती है? क्योंकि इंसानों ने इसमें मदाखलत की होती है। इंटरवेंशन का मतलब है कोई भी चीज़ में मदाखलत करना, ये इंटरवेंशन कहलाता है। यानी इंसान जो काम कर रहा है, इंसान के कामों की वजह से इकोसिस्टम, जो ख़ास तौर पे इक्वेटिक इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो इसको हम कहते हैं इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस इन इक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये डिस्टर्बेंसेस कैसे आती हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इक्वेटिक इकोसिस्टम पे होता है कि यूट्रोफिकेशन एक्सेलरेशन, कि इंसान के जितने भी काम हैं बाज़ दफ़ा वो क्या कर रहे होते हैं, यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? यू का मतलब होता है वेल और ट्रोफिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो लफ्ज़ी मतलब बनेगा अगर किसी जगह न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ रही हो, ज़्यादा हो रही हो, तो ये यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वाटर रिजर्वायर है, दरिया है, झील है, इवन हम एक झील को ले लेते हैं। अब ये साफ़ सुथरा पानी यहाँ है, लेकिन इंसान क्या करता है, इसमें यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को बढ़ा देता है कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन की एक्सेलरेशन हो गई। कैसे? ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्रेटली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का लफ्ज़ी मतलब कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन, के न्यूट्रिएंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी झील के अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से? न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड इनटू लेक फ्रॉम फीड लॉट्स। फीड लॉट्स मवेशी मंडी को कहा जाता है, जहाँ मवेशी रखे जाते हैं, या सीवेज, या शहरों का जो गंदा पानी है उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो जब बारिश का पानी या कोई भी पानी जो ऐसी जगह से निकल रहा हो जहाँ मवेशी रखे गए, आपको पता है कि जो मवेशियों का फुजला होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और शहरों का गंदा पानी उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद। तो इसको मुसलसल इस झील के अंदर अगर डाला जाए या किसी दरिया के अंदर डाला जाए तो हम कहेंगे कि इससे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस एक्सेलरेट होगा। इवन अगर शहरों के गंदे पानी को आमतौर पे जैसे हायर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस शहरों के गंदे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाए और फिर उससे पानी को निकाला जाए, यानी ट्रीटमेंट प्लांट में गया, वो चीज़ साफ़ हुई, और उसके बाद साफ़ होने के बाद जो पानी निकला, वाटर डिस्चार्ज हुआ फ्रॉम द सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी काफ़ी हद तक फॉस्फेट और नाइट्रेट्स में रिच होता है, से भरपूर होता है। अब फॉस्फेट और नाइट्रेट्स ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सलाहियत रखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स, यानी ये सबसे एफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। तो दो बातें हो गई कि वो न्यूट्रिएंट्स जो मवेशियों के मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स होते हैं वहाँ से, और जो शहरों का जो गंदा पानी है वो ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके झील के अंदर या दरिया के अंदर आ गया। दूसरा, अगर सपोज़ हमने उस पानी को जो शहरों से आ रहा है या मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म से निकल रहा है उसको ट्रीटमेंट प्लांट से भी गुजारा जाए, तो ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला पानी भी काफ़ी हद तक फॉस्फेट और नाइट्रेट्स में से भरपूर होता है। उसके बाद तीसरा पानी जो आ रहा होता है आमतौर पे जब बारिश होती है, वही पानी मुख्तलिफ़ किस्म के खेतों से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ किस्म के आप कह सकते हैं फॉर्म जो होते हैं मवेशियों के, उनसे गुज़रता है। तो जानवरों का फुजला लेके आता है, फर्टिलाइज़र लेके आता है।
तो ये भी काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट्स को झील के अंदर या दरिया के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो भी पानी ज़मीन से आ रहा है, चाहे वो शहरों का गंदा पानी हो या मवेशियों के जो फॉर्म्स हैं वहाँ से आए या खेतों से आए, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मुसलसल इस दरिया के अंदर ऐड हो रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस एक्सेलरेट हो रहा है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मुसलसल ऐड हो रहे हैं। उसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जब यहाँ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो कुछ ऑर्गेनिज़म के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ की सलाहियत होती है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 2 ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ा होगा, एल्गी और ख़ास तौर पे साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इनके अंदर सलाहियत है कि जब इनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर अंदाज में मिले तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करते हैं कि बहुत तेज़ी से इनकी आबादी बढ़ती है, बहुत तेज़ी से इनकी तादाद बढ़ रही होती है। इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम हो गया, एल्गल ब्लूम, या इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हैं ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फ़ायदा क्या होगा इन ऑर्गेनिज्म को कि ये सरफेस ऑफ द वाटर रिजर्वायर, झील के सरफेस के ऊपर जब ये, और आप लोगों को लास्ट लेक्चर अगर याद हो तो हमने कहा था कि जो साइनोबैक्टीरिया ये आमतौर पे पानी के सरफेस पर ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है और फोटोसिंथेसिस इनको के लिए जो लाइट है वो इनको सरफेस पे ही मिलती है। तो जब ये तेज़ी से ग्रो करेंगे तो सरफेस के ऊपर एक तह बन जाएगी जिसको हम कहते हैं स्कम। स्कम का अगर उर्दू में तर्जुमा करें काई, आपने देखा होगा काफ़ी सारे दलदली इलाके ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस बिल्कुल सब्ज़ हो चुकी होती, तो वो सब्ज़ ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया और एल्गी की ग्रोथ की वजह से हो रही होती है। और वो उस वक्त सब्ज़ होती है जब इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट, ख़ासतौर पे फास्फेट और नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इस जगह मौजूद हों। अच्छा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, यानी न्यूट्रिएंट्स आए, न्यूट्रिएंट के आने से क्या बन गई, स्कम फॉर्मेशन होगी। द एडिड न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट द एक्सेस ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जो ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो वो फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह। तो ये क्या करते हैं, स्कम बनाते हैं, एक सरफेस के ऊपर सब्ज़ सी लेयर बना देते हैं ऑन द लेक सरफेस, झील के सरफेस के ऊपर। आगे इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जो ही सरफेस के ऊपर लेयर बनेगी लाइट नीचे नहीं पहुंच सकती। अगर कोई प्लांट वगैरह ऐसे हैं जो नीचे सबमर्ज हैं, सबमर्ज से क्या मुराद है, काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, अगर उनके ऊपर एक साया आ जाए तो उनकी डेथ होना शुरू होगी। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, प्लांट डेथ। स्कम डिप्राइव्ड द सबमर्ज्ड प्लांट ऑफ सनलाइट। सबमर्ज इस वजह से लिखा गया ताकि क्लियर हो जाए कि वो प्लांट जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, अब उस पानी की सरफेस के ऊपर क्या आ गई है, एक सब्ज़ रंग की तह बन गई है। एज ए रिज़ल्ट दे डाई, जिसकी वजह से ये प्लांट मरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब प्लांट की डेथ होगी, यानी यहाँ डेड बॉडी आ गई, इस डेड बॉडीज़ को तोड़ने के लिए यहाँ बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएंगे। ये बैक्टीरिया आना शुरू हो, और शुरू में जो बैक्टीरिया आते हैं वो एरोबिक होते हैं कि एक तो डेड बॉडी को तोड़ रहे होते हैं, दूसरा यहाँ ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से अब नीचे वाला जो पोर्शन है, अब यहाँ जो ऑक्सीजन बन रही है वो तो एटमॉस्फेयर में जा रही है क्योंकि सरफेस के ऊपर है, बहुत कम अमाउंट होती है जो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये जो जगह है यहाँ ऑक्सीजन जब यूटिलाइज होना शुरू हो, ऑक्सीजन आ नहीं रही, पहले इस एरिया के अंदर जो प्लांट थे वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। यानी अगला इफेक्ट क्या है कि जो डेड प्लांट्स हैं, प्लांट की जो डेड बॉडी है और डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे। डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, डिप्राइव का मतलब है कमी होना, महरूम होना, तो जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनिमल्स जिनको ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, जैसे फ़िश है, इंसेक्ट लार्वी है, स्नेल वगैरह है, इनकी भी डेथ होना शुरू।
अब जब यहाँ डेड बॉडीज बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली एरोबिक बैक्टीरिया मज़ीद ज़्यादा अमाउंट के अंदर आएंगे और ज़्यादा अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी और जिसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि मज़ीद ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। यानी आप ये समझें कि प्लांट की डेथ हुई, एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया कि इन प्लांट डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करना शुरू किया, लेकिन साथ ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इस जोन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब डेथ होगी तो उन डेड बॉडीज़ को तोड़ने के लिए मज़ीद बैक्टीरिया आएंगे जो मज़ीद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ मज़ीद ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ये बैक्टीरिया उस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं जब ऑक्सीजन मौजूद है। तब अगर यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये खुद भी मरना शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ ऐसे बैक्टीरिया आना शुरू होंगे जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए लेकिन उनको डेड मटेरियल चाहिए, तो वो यहाँ के इन डेड बॉडीज़ की, इवन बैक्टीरिया की जो डेड बॉडीज़ है उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो एनाएरोबिक बैक्टीरियम के एक नुकसान ये है, जब वो फर्मेंटेशन करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन। तो फर्स्ट ईयर में याद है कि फर्मेंटेशन जब भी होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया इवन विदाउट ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो थ्राइव, बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, प्रोड्यूस फॉल स्मेल गैसेस। तो यहाँ बदबूदार गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखें यहाँ प्लांट ख़त्म, यहाँ एनिमल्स ख़त्म, यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ख़त्म। अब यहाँ किसका कब्ज़ा है, आम तौर पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया और ऊपर की तरफ साइनोबैक्टीरिया का कब्ज़ा है। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज़म है जो ह्यूमन के लिए बहुत कम बेनिफिशियल होते हैं, बल्कि साइनोबैक्टीरिया की तो काफ़ी सारी टाइप्स ऐसी होती हैं जो बहुत ख़तरनाक किस्म के टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं, जहरीले मवाद प्रोड्यूस करती हैं, जिससे इंसान की या जानवरों की डेथ हो सकती है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि लाइफ ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया मौजूद है, लाइफ है, लेकिन वो लाइफ है जो इंसान के फ़ायदे की नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं यहाँ लाइफ तो है, लेकिन कौन सी लाइफ है, बैड लाइफ। ऑल दो लेक इज़ फुल ऑफ लाइफ, कि जो हमारे पास झील है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मौजूद हैं, लेक स्मेल बैड, लेकिन इसकी वजह से बदबूदार गैसें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, यानी एक बदबूदार माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कौन कौन सी कम्युनिटी अब डोमिनेट करेंगी, मोस्ट ट्रॉफिक लेवल इंक्लूडिंग फिशेज आर एलिमिनेटेड। काफ़ी सारे जो जानवर हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है। ज़्यादातर जो एल्जी है, बैक्टीरिया है, ब्रून ग्रीन एल्जी है, डोमिनेट द कम्युनिटी, तो ये इस कम्युनिटी में ज़्यादा मौजूद होंगे। अच्छा, उसके बाद एक तो जब इंसान ने यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस एक्सेलरेट किया, उसकी वजह से ये सारे इफ़ेक्ट होना शुरू हो गए। अच्छा, दूसरा बड़ा काज जो फ्रेश वाटर की जो लाइफ है उसको ख़राब कर सकता है। अच्छा, आमतौर पे फ्रेश वाटर लाइफ ज़्यादा इफेक्टेड होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ पानी का जो रिजर्वायर बहुत छोटा सा होता है। जो समंदर वगैरह होते हैं वो इतना बड़ा रिजर्वायर है कि पूरी सरफेस को आप कह सकते कवर नहीं कर सकती साइनोबैक्टीरिया और एल्जी वगैरह। इस वजह से आमतौर पे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रेश वाटर, जिनका वाटर रिजर्वायर छोटा, आपने अक्सर देखोगे दलदल एक छोटी सी जगह में होती है, तो वहाँ आमतौर पे इस तरह की लाइफ मौजूद होती है, दलदली इलाके, ठीक है। तो जहाँ भी पानी थोड़ा सा जमा होगा वहाँ ये प्रोसेस ज़्यादा जल्दी से हो रहा होता है, क्योंकि वो सारी सरफेस क्या हो जाती है, कवर्ड हो जाती है। अच्छा, दूसरा बड़ा काज जो फ्रेश वाटर लाइफ को इफेक्टेड कर रहे हो तो वो एसिडिटी ऑफ वाटर है, कि पानी की एसिडिटी। आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म एक मुनासिब पीएच के ऊपर सही काम कर सकते हैं, और एसिडिफाइड इन्वायरमेंट में तो बहुत कम ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव करते हैं। तो जिस वक्त फॉसिल फ्यूल्स जमा होता है, बर्निंग होती है, तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेज निकल रही होती हैं, H2SO4, NO2। अगर ये पानी के अंदर ही रहें तो ये एसिड बना देती हैं, H2SO4 बना देती हैं, HNO3 बना देती हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जिसकी वजह से pH क्या हो जाती है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न करता है तो इससे ये इस तरह की गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, और ये पानी में चूँकि अगर डिज़ोल्व हो तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब एसिड में कन्वर्ट हो और वही पानी उस किसी झील के अंदर जाएगा, दरिया के अंदर जाएगा, तो उसकी pH को कम कर देगा। और जो ही वाटर के अंदर एसिडिफिकेशन ज़्यादा हुई, एसिडिटी तेज़ाबियत ज़्यादा हुई, तो ऑटोमेटिकली वहाँ काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या होना शुरू हो जाएगी, डेथ होना। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, इक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, वो एसिडिटी ऑफ वाटर है।
तो अनदर काज ऑफ पोल्यूटेड वाटर, तो पोल्यूटेड वाटर का एक बहुत बड़ा सबब उस वक्त बनता है एसिड प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना शुरू हो। पोजिस का मतलब है प्रोवाइड करना। तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट द लो pH ऑफ एसिडिफाइड वाटर, क्योंकि बहुत कम ऑर्गेनिज्म है जो कम pH को बर्दाश्त कर सके। तो यानी इन शॉर्ट, जब तक इंसान नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर सही तरह बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं करता, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। जो ही इंसान की इंटरवेंशन या मुदाखलत शुरू होती है, वो इक्वेटिक इकोसिस्टम या कोई भी इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।